Hello friends, welcome back to my channel. This is Priyanka and this video is related to CTET and other competitive examinations. अगर आप CTET की या फिर कोई भी competitive examinations की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे स्टडीज़ को इस चैनल से आप जरूर जुड़िए, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट NCERT बुक कवर करा रही हूँ जो कोई भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिलहाल जो आप स्क्रीन पे अभी देख रहे हैं ये NCERT बुक क्लास 6 का जियोग्राफी है। इसके पहले कि मैं हिस्ट्री और साइंस कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी तक आपने मेरे वो वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट पे जाइए, टोटल वीडियोस आपको मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ। स्टार्ट करने से पहले इतना ही बोलूँगी, वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर ज़रूर किया कीजिए। कमेंट में अपनी राय ज़रूर दिया कीजिए कि वीडियो आपको कैसा लगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो ये है NCERT बुक क्लास 6 का जियोग्राफी और ये है लेसन 6 और इस लेसन का नाम है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा सिर्फ मैं उसी को कवर कराऊंगी, जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा मैं इसे स्किप करते जाऊंगी। कुछ वर्क आपको खुद भी करने पड़ेंगे अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो। यहाँ पे क्या आप जानते हैं, इसको आप फिलहाल स्क्रीनशॉट लेके खुद से पढ़ लीजिएगा। हम आते हैं यहाँ से। आपने इनमें कुछ स्थल रूपों को देखा होगा जो चित्र 6.1 में दिखाए गए हैं। आप देखेंगे कि पृथ्वी की सतह सभी जगह एक समान नहीं है। पृथ्वी पर अनगिनत प्रकार के स्थल रूप हैं। स्थल मंडल के कुछ भाग ऊंचे नीचे तथा कुछ समतल होते हैं। ये स्थल रूप दो प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप बनते हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि मैदान जिस पर आप खड़े हैं उसमें धीरे धीरे गति हो रही है। पृथ्वी के अंदर लगातार गति हो रही है। प्रथम या आंतरिक प्रक्रिया के कारण बहुत से स्थानों पर पृथ्वी की सतह कहीं ऊपर उठ जाती है, कहीं धंस जाती है, और दूसरी या बाह्य प्रक्रिया स्थल के लगातार बनने एवं टूटने की प्रक्रिया है। पृथ्वी की सतह के टूटकर घिस जाने को अपर्दन कहते हैं। अपर्दन की प्रक्रिया के द्वारा सतह नीची हो जाती है तथा निक्षेपण की प्रक्रिया के द्वारा इनका फिर से निर्माण होता है। ये दो प्रक्रियाएं बहते हुए जल, वायु तथा बर्फ के द्वारा होती है। हम विभिन्न स्थलों रूपों के उनकी ऊंचाइयों एवं ढाल के आधार पर पर्वतों, पठारों एवं मैदानों में वर्गीकृत करते हैं। इन सबको स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक इसमें छोड़ने लायक नहीं है। यहाँ पे जो फिगर देख रहे हैं इसको आप बना लीजिएगा या फिर अच्छे से समझ लीजिएगा। इसमें पठार, मैदान, झील, पर्वत, पहाड़ी क्या होती है यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आते हैं हम यहाँ पे पर्वत क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं। फिलहाल आओ कुछ करके सीखे, जो दिया गया है ये इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है। पर्वत के बारे में अब हम लोग जान लेते हैं। पर्वत पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई है। पर्वत का शिखर छोटा एवं आधार चौड़ा होता है। यह आसपास के क्षेत्र से बहुत ऊंचा होता है। कुछ पहाड़ बादलों से भी ऊंचे होते हैं। जैसे जैसे आप ऊंचाई पर जाएंगे जलवायु ठंडी होती जाती है। कुछ पर्वतों पर हमेशा जमी रहने वाली बर्फ की नदियां होती हैं, उन्हें हिमानी कहा जाता है। यहाँ कुछ ऐसे भी पर्वत हैं जो समुद्र के भीतर हैं तथा जिन्हें आप नहीं देख सकते हैं। कठोर जलवायु होने के कारण पर्वतीय क्षेत्रों में बहुत कम लोग निवास करते हैं। वहाँ का धरातल खड़ी ढाल वाला होता है तथा कृषि योग्य भूमि की कमी होती है। पर्वत एक रेखा के क्रम में भी व्यवस्थित हो सकते हैं जिसे श्रृंखला कहा जाता है। बहुत से पर्वतीय तंत्र समानांतर श्रृंखलाओं के क्रम में होते हैं जो सैकड़ों किलोमीटर में फैले होते हैं। हिमालय, आल्प्स तथा एंडीज क्रमशः एशिया, यूरोप तथा दक्षिण अमेरिका की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, जैसे कि 5.1 में मैंने आपको ऊपर दिखा दिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक टॉपिक यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, सबको नोट डाउन करते जाइएगा। पर्वतों की ऊंचाई एवं आकार में भिन्नता होती है। पर्वत 3 प्रकार के होते हैं: वलित पर्वत, भ्रंशोत्थ पर्वत तथा ज्वालामुखी पर्वत। हिमालय तथा आल्प्स वलित पर्वत है जिनकी सतह उबड़ खाबड़ तथा शिखर शंक्वाकार है। भारत की आरावली श्रृंखला विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। अपर्दन की प्रक्रिया के कारण यह श्रृंखला घिस गई है। उत्तरी अमेरिका के अपलेशियन तथा रूस के यूराल पर्वत गोलाकार दिखाई देते हैं एवं इनकी ऊंचाई कम है। ये बहुत पुराने वलित पर्वत हैं। जब बहुत बड़ा भाग टूट जाता है तथा ऊर्ध्वाधर
रूप में विस्थापित हो जाता है तब भ्रंशोत्स पर्वतों का निर्माण होता है। ऊपर उठे हुए खंड तथा नीचे धसे हुए खंडों को द्रोणिका यानी भ्रंश ग्राबेन कहा जाता है। यूरोप की राइन घाटी तथा वॉसजेस पर्वत इस तरह के पर्वतों तंत्र का उदाहरण है। एटलस में दिए गए विश्व मानचित्र से उनकी स्थिति को देखिए तथा इस प्रकार की भू आकृतियों के कुछ और उदाहरणों का पता लगाइए। क्या आप जानते हैं प्रशांत महासागर में स्थित मानाकी पर्वत हवाई द्वीप जिसे कहते हैं सागर की सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई 10,205 मीटर है। एवरेस्ट शिखर से भी अधिक है। ये एवरेस्ट शिखर जो है उससे भी अधिक है। यहाँ पे फिगर मैं एक छोड़ी थी, ये देखिए, ये हिमालय पर्वत को दिखाया गया है। वलित पर्वत कैसा होता है, हिमालय एक वलित पर्वत है। चूंकि वलित पर्वत कैसा होता है, इसकी सतह कैसी होती है, ये सब यहाँ पे दर्शाया गया है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे, इस फिगर पे आती हूँ। यहाँ पे देखिए भ्रंशोत्स पर्वत को दिखाया गया है। इसमें उत्खंड भ्रंश दिखाया गया है और द्रोणिका भ्रंश दिखाया गया है, जिसका अभी मैंने आप लोगों को डिफिनेशन दिया है। अब आती हूँ मैं यहाँ पे, ज्वालामुखी पर्वत ज्वालामुखी क्रियाओं के कारण बनते हैं। अफ्रीका का माउंट किलिमंजारो तथा जापान का फ्यूजियामा इस तरह के पर्वतों के उदाहरण हैं। पर्वत बहुत लाभदायक होते हैं। पर्वत जल के संग्रहागार होते हैं। बहुत सी नदियों का स्रोत पर्वतों में स्थित हिमानियों से होता है। जलाशयों के जल लोगों तक पहुंचाया जाता है। पर्वतों के जल का उपयोग सिंचाई और पनबिजली के उत्पादन में भी किया जाता है। नदी घाटियां तथा वेदिकाएं कृषि के लिए उपयुक्त होती हैं। पर्वतों में अलग अलग प्रकार की वनस्पतियां तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। वनों से हमें ईंधन, चारा, आश्रय तथा दूसरे उत्पादन जैसे गोंद, रेजिन इत्यादि प्राप्त होते हैं। सैलानियों के लिए पर्वतीय भाग उपयुक्त स्थान है। वे पर्वतों की यात्रा उनकी प्राकृतिक सुंदरता को देखने के लिए करते हैं। विभिन्न प्रकार के खेल जैसे पैराग्लाइडिंग, हैंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग तथा स्कीइंग पर्वतों के प्रचलित खेल हैं। क्या आप हिमालय में स्थित कुछ ऐसे स्थानों का नाम बता सकते हैं जहां ये खेले जाते हैं? अब यहाँ पे भी फिगर देख रहे हैं, ये ज्वालामुखी पर्वत को यहाँ पे दिखाया गया है। इस फिगर को आप बढ़िया से देख लीजिएगा और इसको अच्छे से आप बना लीजिएगा, नोट्स ही बना लीजिएगा या फिर इसे समझने की कोशिश कीजिएगा। ज्वालामुखी पर्वत कैसा होता है यहाँ पे दिखाया गया है। फिगर थोड़ा धुंधला हो गया है, लेकिन आप घबराइएगा मत, समझने पे जरूर आप लोग को समझ में आ जाएगा। अब मैं आती हूँ पठार पे। पठार क्या होता है, अब इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। पठार उठी हुई एवं सपाट भूमि होती है। यह आसपास के क्षेत्रों से अधिक उठा हुआ होता है तथा इसका ऊपरी भाग मेज के समान सपाट होता है। किसी पठार के एक या एक से अधिक किनारे होते हैं जिनके ढाल खड़े होते हैं। पठारों की ऊंचाई प्रायः कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। पर्वतों की तरह पठार भी नए या पुराने हो सकते हैं। भारत में दक्कन पठार पुराने पठारों में से एक है। नोट डाउन करते जाइएगा, एक एक चीज को आप पॉइंट आउट कीजिएगा। केन्या, तंजानिया तथा युगांडा का पूर्वी अफ्रीकी पठार एवं ऑस्ट्रेलिया का पश्चिमी पठार इस प्रकार के उदाहरण हैं। तिब्बत का पठार विश्व का सबसे ऊंचा पठार है, जिसकी ऊंचाई माध्य समुद्र तल से 4000 से 6000 मीटर तक है। मुझे कहने की जरूरत नहीं है, टोटल पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। पठार बहुत उपयोगी होते हैं क्योंकि उनमें खनिजों की प्रचुरता होती है। यही कारण है कि विश्व की बहुत सी खनन क्षेत्र पठारी भागों में स्थित है। अफ्रीका का पठार सोना एवं हीरो के खनन के लिए प्रसिद्ध है। भारत में छोटा नागपुर का पठार लोहा, कोयला एवं मैग्नीज के बहुत बड़े भंडार पाए जाते हैं। यहाँ पे ये खेल का नाम पूछ रहा है और ये पठार आप देख सकते हैं कैसा होता है। अब नीचे आ जाते हैं हम लोग। पठारी क्षेत्रों में बहुत से जलप्रपात हो सकते हैं क्योंकि यहाँ नदियां ऊंचाई से गिरती हैं। भारत में छोटा नागपुर पठार पर स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित हुंडरू जलप्रपात तथा कर्नाटक में जोग जलप्रपात
इस प्रकार के जलप्रपातों के उदाहरण हैं। लावा पठारे में काली मिट्टी की प्रचुरता होती है जो उपजाऊ है एवं खेती के लिए काफी अच्छी होती है। कई पठारों में रमणीय स्थल होते हैं जो पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। इन सबको नोट डाउन कर दीजिएगा एक एक पॉइंट को। अब मैदान क्या होते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। मैदान समतल भूमि के बहुत बड़े भाग होते हैं। वे सामान्यतः मध्य समुद्र तल से 200 मीटर से अधिक ऊंचे नहीं होते हैं। ये कितने मीटर ऊंचे होते हैं इन सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा, क्योंकि सीटेट में इसी टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। कुछ मैदान काफी समतल होते हैं, कुछ उर्मिल तथा तरंगित हो सकते हैं। अधिकांश मैदान नदियों तथा उनकी सहायक नदियों के द्वारा बनते हैं। नदियां पर्वतों के ढाल पर नीचे की ओर बहती हैं तथा उन्हें अपर्दित कर देती है। वे अपर्दित पदार्थों को अपने साथ आगे की ओर ले जाती है। अपने साथ ढोए जाने वाले पदार्थों जैसे पत्थर, बालू और सिल्ट को वे घाटियों में निक्षेपित कर देती है। इन्हीं निक्षेपों से मैदान का निर्माण होता है। सामान्यतः मैदान बहुत अधिक उपजाऊ होते हैं। यहाँ परिवहन के साधनों का निर्माण करना आसान होता है, इसलिए ये मैदान विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले भाग होते हैं। नदियों के द्वारा बनाए गए कुछ बड़े मैदान एशिया तथा उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। एशिया में स्थित भारत में गंगा एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान तथा चीन में यांगत्से नदी का मैदान इसके प्रमुख उदाहरण हैं। मैदान मनुष्यों को रहने के लिए बहुत उपयोगी क्षेत्र होते हैं। यहाँ की जनसंख्या बहुत अधिक होती है क्योंकि मकानों के बनाने तथा खेती के लिए यहाँ समतल भूमि की प्रचुरता होती है। उपजाऊ मिट्टी के कारण यह भाग खेती के लिए काफी उपयुक्त होती है। भारत में गंगा का मैदान देश के सबसे अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, इसको भी नोट डाउन कीजिएगा। स्थल रूपों की विभिन्नता के अनुरूप ही मानव विभिन्न प्रकार के जीवन यापन करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों का जीवन कठिन होता है, मैदानी क्षेत्रों का जीवन पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में सरल होती है, यानी आसान होती है। मैदानों में फसलें, यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं कैसे लोग अपने खेती कर रहे हैं। उगाना, घर बनाना या सड़कें बनाना पर्वतीय क्षेत्रों की तुलना में अधिक आसान होता है। विभिन्न प्रकार के स्थल रूपों पर रहने वाले लोग के रहन सहन के तरीकों में कुछ अंतर होता है। क्या आप उनमें से कुछ अंतरों को बता सकते हैं? कभी कभी प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, उद्गार, तूफान या बाढ़ बहुत विनाश कर देते हैं। इन आकस्मिक घटनाओं के बारे में जागरूकता पैदा करके हम इनमें आने वाले खतरों को कम कर सकते हैं। हम कितने तरीकों से जल एवं स्थल को उपयोग में ला सकते हैं, इसका पता हम अपने आसपास के क्षेत्र में लगा सकते हैं। प्रायः हम स्थल का उपयोग गलत तरीके से जैसे उपजाऊ भूमि पर मकानों का निर्माण। इसी प्रकार हम लोग कूड़ा किसी भी भूमि पर या पानी में फेंक देते हैं जो कि उन्हें गंदा कर देते हैं। हमें प्रकृति के इस महत्वपूर्ण वरदान का उपयोग इस प्रकार नहीं करना चाहिए। उपलब्ध भूमि केवल हमारे उपयोग के लिए नहीं है, यह हमारा कर्तव्य है कि हम आने वाले पीढ़ियों के लिए पृथ्वी को सुरक्षित रखें। यहाँ पे फिगर में भी देख रहे हैं कैसे प्रदूषित किया जा रहा है। अब ये जो फिगर है आप स्क्रीनशॉट लेके खुद से समझ लीजिएगा, खैर एग्जाम के लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये फिगर आप सब देखते जाइएगा और यहाँ पे इसके बारे में नीचे पूछ रहा है कुछ, इसका आंसर आप ज़रूर दीजिएगा क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। और यहाँ पे जो आप क्वेश्चंस देख रहे हैं इसको आप ज़रूर कीजिएगा। ये रिकॉल है, मान के चलिए ये रिकॉल है। इसको करने से आपके जितने डाउट्स होते हैं जो इस चैप्टर के पढ़ने के दौरान आप भूल चुके हैं या फिर नहीं समझ पाए हैं, वो आपको करना पड़ता है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ छोड़ दी थी जिसे मैं कवर करा दे रही हूँ, स्वच्छ भारत मिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खासतौर पे सीटेट के लिए। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है और स्वस्थ शरीर के लिए स्वच्छ वातावरण, विशेष रूप से साफ जल, वायु एवं स्वच्छ वातावरण प्राथमिक आवश्यकताएं हैं। इन सभी प्राथमिक आवश्यकताओं को सभी लोगों को सुलभ कराने हेतु भारत सरकार द्वारा स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। और ये स्टार्ट कब से हुआ है? तो स्वच्छ भारत
मिशन जो है इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 से की गई। ये गांधी जयंती पे स्टार्ट की गई थी, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा। रस्सी से बना पुल कैसा होता है यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं। तो ये था आज का चैप्टर जो होता है यहीं पे समाप्त। हमारा ये अच्छे से कंप्लीट हो गया है और अच्छे से आप एक सुंदर सा नोट्स बनाइए। अगर कोई डाउट्स रह जाता है तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, इसका मैं समाधान ज़रूर करूँगी। तो चलिए मिलती हूँ मैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।